हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे फाउंडेशन कोर्स सेमेस्टर 3 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ डीलिंग विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा पूरी तरीके से अपलोड हो गया है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर डिटेल में हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन वायलेशंस के ऊपर जो है वो बात की है। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड है। किस तरीके के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है कोई भी इकोनॉमी, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग स्टेज पर हो, किस तरीके से एक कंट्री जो है, एक इकोनॉमी जो है वो सफ़र करती है डेवलपमेंट की वजह से। इसीलिए यहाँ पर एक कोट दिया गया है जो हमको बोलता है अ नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल डिस्ट्रॉयज इट्स सेल्फ। तो जहाँ पर आपने अपने मिट्टी को बर्बाद कर दिया, वहाँ आपने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया। तो मिट्टी को बर्बाद करने का मतलब बस यही होता है, डेवलपमेंट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो अपने आप हम हमारे लिए आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। Forests are the lungs of a land and purifying the air and giving fresh strength to our people। तो बेसिकली फॉरेस्ट का काम क्या है, जो है फॉरेस्ट क्या है, हमारे लैंड के लिए जो है वो लंग्स का काम करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं और हमारे ब्रीदिंग के लिए हमको फ्रेश एयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बट आज अल्टीमेटली हमने क्या किया है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हुए डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है और आज हम ही ऐसी कई सारी बीमारियों से भी सफ़र कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार जो है वो नेचर नहीं है, वो हम खुद है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इम्पैक्ट और इफेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर, जहाँ पर कुछ इफेक्ट है जो डिज़ास्टर्स के हमको देखने मिलते हैं। लोकली रेलेवेंट केस स्टडीज़ भी हैं एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स से रिलेटेड, जिसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मैं एक ओवरव्यू जो है वो आपको दे दूँगी इन केस स्टडीज़ का। डीलिंग विद डिज़ास्टर्स, कैसे डिज़ास्टर्स से डील किया जाता है। फैक्टर्स, मिटिगेशन यानी कि एफर्ट्स लिए जाते हैं कि डिज़ास्टर्स को किस तरीके से रोका जाए, या ऑलरेडी ऑलरेडी अगर डिज़ास्टर हो चुका है तो हम उसको पहले तो नहीं रोक पाए, लेकिन अभी उस लॉस को कितने हद तक हम कवर कर सकते हैं। डिज़ास्टर के लिए इन हैंड कैसे प्रिपेयर रहना है हमको। ह्यूमन राइट्स के कुछ इशू है डिज़ास्टर से रिलेटेड जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इशूज़ है कॉम्पेंसेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ से रिलेटेड। इसी के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो जब भी डिज़ास्टर आता है, डिज़ास्टर आने के बाद में वापस से हमको सेटल होना पड़ता है, रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी ही चीज़ों को हम डिटेल्स में हम हमारे चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। तो ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू। अब बिना वक्त ज़ाया किए हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म दिया है डिज़ास्टर, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंटायर चैप्टर के ऊपर, उसको समझ लेते हैं कि ये डिज़ास्टर होता क्या है। सो बेसिकली डिज़ास्टर को डिफाइन किया गया है एक ग्रेव occurrence having ruinous, that means serious problems result। ओके, डिज़ास्टर जो है उसका सिंपल मतलब क्या होता है, ग्रेव। ग्रेव यानी कि हम जिसको कब्र बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रेव का एक और मतलब होता है, जब हम बात करते हैं इस टर्मिनोलॉजी को जब हम रिलेट करेंगे तो यहाँ पर ग्रेव का मतलब सीरियस या सैड सिचुएशन भी हो सकती है। सीरियस या सैड सिचुएशन हो सकती है जो कि एक रुइनस रिजल्ट देती है। रुइनस रिजल्ट यानी कि बर्बाद कर देना, डिस्ट्रक्टिव कर देना, डिस्ट्रक्टिव बन जाना, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देना। तो बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन है, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया है, उसको हम डिज़ास्टर बुलाते हैं। डिज़ास्टर कुछ भी हो सकता है, उसके टाइप के बेसिस पे नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिज़ास्टर को कैसे डिफाइन किया है, any event concentrated in time and space in which a society or a relatively self-sufficient subdivision of a society undergoes severe danger and incurs such losses to its member and physical appetances that the social structure is disrupted and the fulfillment of all or some of the essential functions of the society is prevented। तो बेसिकली टाइम एंड स्पेस में जो भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है या सोसाइटी की कोई सब डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने किसी तरीके का डिस्ट्रक्टिव नुकसान जो है वो झेला है, बर्दाश्त किया है, तो उसे हम डिज़ास्टर बुलाते हैं। इन सिंपल टर्म्स इस डेफिनेशन का मतलब यही है। डिज़ास्टर्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब डिज़ास्टर को 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया है। सबसे पहला आता है हमारा मैन मेड डिज़ास्टर। मैन मेड डिज़ास्टर यानी कि जो डिज़ास्टर हमने खुद क्रिएट किए हैं, जैसे कि व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाना, ये हमने क्रिएट किया है। व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो गए हमारे। उसके साथ साथ आता है हमारा फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में जो आग, हम कई बार हम ही जाकर आग लगाते हैं। डेफिनेटली वॉर्स जो होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, सिविल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देते हैं वॉर्स। इकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, जहाँ पर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को। एयर हो गया, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी लापरवाही की वजह से गैस लीक हो जाना और उसकी वजह से कई लोगों की जान चले जाना। तो बेसिकली इंसान की गलती की वजह से जो डिज़ास्टर होते हैं, दैट इज़ योर मैन मेड डिज़ास्टर।
नेक्स्ट वी हैव नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जो नेचर की तरफ से होते हैं डेफिनेटली, जैसे स्टॉर्म्स हो गया, आंधी आना, तूफान आना, साइक्लोन आना, साइक्लोन जिसको हम चक्रवात बुलाते हैं, सुनामी आना, हरिकेन आना, अगेन आंधी तूफान का आना, टाइडल वेव्स का आना, वाटर रिलेटेड सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। एक तो ये सारे जो हमने देखे ये विंड से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड है, ये सारे जो है डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स। पानी से रिलेटेड है वो है फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ जाना, ड्रॉट आ जाना यानी कि सूखा पड़ जाना। फिर आता है लैंड रिलेटेड जो कि हमारे अर्थक्वेक्स है, एवलांचेस है, लैंडस्लाइड है, वोल्केनिक इरप्शंस है। तो ये सारे हमारे जो डिजास्टर्स है, ये कौन से डिजास्टर्स है, ये लैंड रिलेटेड डिजास्टर्स है, ज़मीन से रिलेटेड। तो डिजास्टर्स नेचुरल में 3 तरीके से आते हैं, या तो एयर, या तो वाटर, या फिर लैंड। अब आता है हमारा हाइब्रिड डिजास्टर। हाइब्रिड डिजास्टर का मतलब ही है, हाइब्रिड है, मिक्सचर है किसका, मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर का। इट ऑकर्स व्हेन एंथ्रोपोजेनिक रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है यानी कि इंसान की वजह से, इंसान के कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से नेचर पे जब इफेक्ट होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो हाइब्रिड डिजास्टर हमको फेस करने मिलता है। Actions allow increased damages from natural or man-made disaster. For example, when flood takes place after humans have destroyed or cut a forest. अब क्योंकि हमने फॉरेस्ट कट किया है, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, इसीलिए अब जब फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमने पहले नेचर को छेड़ा है, इसीलिए हम उस डिजास्टर को फेस कर रहे हैं। दैट इज वॉट वी मीन बाय हाइब्रिड डिजास्टर. I hope we are clear with the 3 types. The very first one, man-made disaster. Second one is your natural disaster. Third one is your hybrid disaster. Now, some of the types of disasters are briefly stated as follows. अब कुछ types of disaster जिसको हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहला है एवलांच। कई बार कई सारी मूवीज़ में भी हमने देखा होगा, हम देखते ना कि बर्फ़ का पहाड़ जो है वहाँ से तूफ़ान के जैसा, या जैसे समुंदर की लहरें आती है, सुनामी कैसे आती है ना, उस तरीके से बर्फ़ का पहाड़ जो है ना वो पूरा गिरते हुए आ रहा है, उसको हम बुलाते हैं एवलांच, उसको हम बुलाते हैं एवलांच। इट टेक्स प्लेस व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ आइस, स्नो, अर्थ और रॉक फॉल्स सडनली एंड क्विकली डाउन माउंटेन साइड, देयर बाय कॉजिंग अ डिजास्टर। तो जब हम ये देखते हैं, ये बर्फ़, ये पहाड़, बर्फ़ का जो पहाड़ है, जब वो उस पहाड़ पे से पिघलता हुआ आ रहा है नीचे, उसको हम एवलांच बुलाते हैं। फिर आता है हमारा साइक्लोन जो कि एक तरीके का स्टॉर्म होता है यानी कि तूफान होता है। अब ये तूफान जो होता है वो हवाओं के रुख से आता है, ये तूफान that rotates about a center of low atmospheric pressure। जहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बस उसके आसपास अगर आप देखो तो घूमते रहता है। आप गूगल सर्च करके साइक्लोन की इमेज देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली हिंदी में इसको चक्रवात बुलाया जाता है। तो साइक्लोन जो है वो एक ऐसा तूफान है जो कि हवाओं के जरिए आता है जहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और इनकी जो स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर से होते हुए 260 किलोमीटर्स पर आवर तक भी पहुंचती है और चांसेस है उसी के साथ साथ वो रेन यानी कि बारिश को भी लेकर आए। तो ये होता है हमारा चक्रवात यानी कि साइक्लोन। Next we have drought. It takes place when a prolonged period of abnormally low rainfall thereby leading to a shortage of water supply। जहाँ पर बहुत लंबे समय से क्या नहीं हुई है, बारिश जो है वो नहीं हुई है, रेनफॉल नहीं हुआ या बहुत कम रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पर पानी का सप्लाई जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन इन अ गिवन रीजन। तो यहाँ पर जो है वो नमी भी बिल्कुल भी नहीं मिलती है क्योंकि पानी का बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि रेनफॉल जो है इस एरिया में, इस रीजन में लो रहा है, तो वहाँ पर हमको ड्रॉट्स फेस करने मिलता है। देन वी हैव डिफॉरेस्टेशन। सिंपल है, हमको अच्छे से पता है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। हम क्लियर करते हैं फॉरेस्ट को, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। वेयर द लैंड इज thereafter कन्वर्टेड टू अ नॉन फॉरेस्ट यूज। अब उस लैंड का यूज हम नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व्स परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट टू मेक द फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल फॉर द यूजेस। तो जहाँ पर हमने कंप्लीटली अब उस लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब वापस से वहाँ फॉरेस्ट नहीं आएगा, हम उसके बदले उसको कोई नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम अपने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कमर्शियल पर्पज के लिए उस लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस तरीके से जब उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से बदल जाता है तो हमने डिफॉरेस्टेशन किया है। Now example of deforestation includes conversion of forest lands to farms, ranches and urban use। तो urban use के लिए जहाँ पर शहर बनाए जा रहे हैं या फिर फार्म्स बनाए जा रहे हैं, फार्म हाउसेस बनाए जा रहे हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे हम बुलाते हैं डिफॉरेस्टेशन।
देन वी हैव अर्थक्वेक, ये टर्म है जो हम सब हर कोई जानता है, हमने अच्छे से सुना है। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ देयर बाय कॉजिंग अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट और वोल्केनिक एक्शन। तो बेसिकली अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है अचानक से वो शेक होने लगता है, हिलने लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज कॉजिंग अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन, तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो जाता है। अर्थ का जो क्रस्ट है और वोल्केनिक एक्शन है उसके ऊपर उसका प्रभाव देखने मिलता है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक देयर इज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ्स लिथोस्फीयर दैट क्रिएट्स सिस्मिक वेव्स, तो सिस्मिक वेव्स, तो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक के टाइम पर क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है जो कि सीधा सीधा कहाँ जा रही है, अर्थ के लिथोस्फीयर पे जा रही है। हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, राइट। तो लिथोस्फीयर जो लैंड से रिलेटेड है, तो ये एनर्जी जो है वो वहाँ जाकर ट्रांसमिट होती है जिससे कि सिस्मिक वेव्स जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है हमारा डिजास्टर, दैट इज अर्थक्वेक। नेक्स्ट वी हैव फ्लड्स। फ्लड्स हम सब जानते हैं, फ्लड्स क्या होता है, बाढ़ आ जाना। तो यहाँ पर एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट्स। हम कई बार देखते हैं ना कि पानी का लेवल जब बढ़ता है तो हमको जो है उस एरिया में अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आप समुद्र के पास जाओ, हाई टाइड, लो टाइड हमने सुना है, तो जो नॉर्मल लिमिट से जब पानी बढ़ जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लड्स होने के, इसीलिए वहाँ से लोगों को जो है वो खाली करवा दिया जाता है। तो फ्लड्स बेसिकली तब होता है जब अपने नॉर्मल लिमिट से पानी जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, स्पेशली ओवर ए ड्राई लैंड। कौन से लैंड पर, जहाँ पर सूखा है, सूखी जो ज़मीन है वहाँ पर। Floods often cause damage to life and property. Floods mostly takes place when rivers or streams overflow the banks. तो डेफिनेटली फ्लड्स की वजह से तो कई सारी लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज होती है, लेकिन इसी के साथ साथ हमको ये भी पता चलता है कि कहाँ पर हमको फ्लड्स ज़्यादा देखने मिलेगा, कहाँ पर ओवरफ्लो होता है, रिवर्स या स्ट्रीम्स में पानी का ओवरफ्लो होना, वहाँ पर फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोस्टल फ्लडिंग ऑकर्स व्हेन अ बिग स्टॉर्म कॉजेज द सी टू सर्च इनलैंड, यानी कि कोस्टल फ्लडिंग कब होता है, जब एक बहुत ही बड़ा तूफान जो है वो समुद्र के जरिए आएगा तो वहाँ पर सुनामी आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। Then we have forest fire. It is a wildfire or wild land fire that takes place in an area of combustion that is capable of catching fire. Vegetation that occurs in the countryside or rural area. तो वाइल्ड फायर या फिर वाइल्ड लैंड फायर, जंगल में आग लग जाना ऑल ऑफ अ सडन, या फिर कई बार मैन मेड डिजास्टर भी होता है कि हम खुद भी जाकर आग लगा देते क्योंकि फॉरेस्ट को हमको डिस्ट्रॉय करना होता है इसके लिए। तो वेजिटेशन जो कि कंट्री साइड या रूरल एरियाज में होती है वहाँ पर आग लग जाना। ना अ फॉरेस्ट फायर इज़ एन अनकंट्रोल फायर अकॉर्डिंग इन नेचर। अब इतना याद रखना, फॉरेस्ट फायर अगर खुद से होता है, नेचुरली हो जाता है, तो कई बार वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे बहुत आसानी से क्योंकि जंगल जो है वो बहुत बड़ा होता है और आप जो है उसकी आग बुझाने के लिए इतना ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाओगे। इट मे टेक लॉन्ग टाइम टू कंट्रोल द फायर, इट कैन बी डेडली, डिस्ट्रॉइंग होम्स, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, टिम्बर एंड पोल्यूटिंग द एयर with emissions harmful to human health. It also releases carbon dioxide into the atmosphere. अब हमको तो अच्छे से पता है कि जब आग लगेगी तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, हवा में रिलीज होगा। अब हवा से ये आग जो है वो और ज़्यादा फैलती है, इसीलिए इस आग को, इस फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देन वी हैव हरिकेन। हरिकेन यानी कि आंधी और तूफान का आना, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन हम कहते हैं इसको। अ रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज बाय लो प्रेशर सेंटर, जहाँ पर सेंटर में जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पर क्या होता है, हरिकेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अ क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म दैट प्रोड्यूसेस हैवी रेन्स। तो यहाँ पर बिजली के साथ साथ बरसात का आना भी क्या होता है, बिजली कड़कती भी है, बरसात भी आती है, तो वो हो जाता है हमारा हरिकेन, जहाँ पर आंधी और तूफान, हवाएं भी तेज चल रही है, आवाज़ें भी आ रही है थंडर स्टॉर्म की, और उसी के साथ साथ बारिश भी होती है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो बेसिकली अ वर्क प्लेस एक्सीडेंट या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट ही भी कहते हैं हम इसको। इट इज़ डिस्क्रीट ऑकरेंस इन द कोर्स ऑफ वर्क लोडिंग टू फिजिकल एंड और मेंटल इंजरीज। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में चांसेस है कि फिजिकल या मेंटल इंजरी भी किसी इंसान को हो सकती है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एट टाइम्स रिलीज हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फियर लाइक एंड द भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस गैस ट्रेजेडी है। अगर आप इसकी केस स्टडी देखना चाहो तो आप गूगल पे सर्च करके इसकी केस स्टडी पढ़ सकते हो। जो बच्चे नहीं जानते वो इसको एक बार समझ ले। हमने स्कूल में कई बार तो सुना ही है भोपाल गैस ट्रेजेडी। जब लोग सो रहे थे तो एक गैस जो है वो क्या हो गई, एक्सीडेंटली रिलीज हो गई, जिसकी वजह से हज़ारों की मौत जो है वो हो गई थी। Then we have nuclear accidents. It is an event that leads to significant consequences to people, the environment and to the facility.
तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो होता है उसका प्रभाव जो है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमको किसके ऊपर देखने मिलता है, सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर, उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट के भी ऊपर हमको देखने मिलता है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स इंक्लूड फुकुशिमा जापान इन 2011, यानी जापान में हमने देखा था 2011 में फुकुशिमा पे यहाँ पर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। और उसी के साथ हमने यूक्रेन में देखा था 1986 में, जहाँ पर चेरोनोबिल में क्या हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। देन वी हैव ऑयल स्पिल, रिलीज ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इनटू द एनवायरनमेंट, जहाँ पर मरीन इकोसिस्टम्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, मरीन लाइफ अफेक्ट होती है। कैसे, वहाँ पर जो ऑयल्स है जो हम शिप्स में कैरी कर रहे हैं, कई बार अगर वो गिर जाता है, स्पिल यानी कि गिर जाना, फैलना, तो जब वो गिर जाता है समुद्र में, अल्टीमेटली मरीन इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब ये जो होता है वो उसका कारण ह्यूमन एक्टिविटी होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन ऑफ द मरीन इकोसिस्टम। तो बेसिकली जब वो ऑयल स्पिल हो गया समुद्र के अंदर, तो मरीन इकोसिस्टम यानी वहाँ जो लाइफ रहती है, जितने भी लाइफ्स है, जितने भी फिशेस है या जितने भी वाटर एनिमल्स जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनका सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन वी हैव आर्टिफिशियल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इट इज़ अ लार्ज एक्सप्लोजन दैट लीड्स टू सीवियर डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक ऐसा एक्सप्लोजन है जिससे कि जान और माल दोनों को ही नुकसान होता है। एक्सप्लोजन इज कॉज्ड बाय नॉन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन। तो ये जो एक्सप्लोजन होता है वो नॉन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। वन ऑफ द फेमस नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ था वो बरूट का एक्सप्लोजन है, वॉज द मासिव ब्लास्ट ऑन 4 अगस्त 2020 डिस्प्लेसिंग ओवर 3 लाख रेसिडेंट्स, यानी कि 3 लाख लोगों के जो घर है वो बर्बाद हो गए उसमें, डैमेजिंग 150 स्कूल्स, 20 hospitals. Explosion was heard over 200 kilometers in the island of Citrus and registered seismic waves equivalent to a magnitude of 3.3 on the Richter scale. यानी कि ये जो हमको बेरट एक्सप्लोजन के बारे में जो हम सुन रहे हैं, तो लेबनन में ये ब्लास्ट हुआ था इन द ईयर 2020, 4 अगस्त में हुआ था, जहाँ पर 3 लाख रेसिडेंट्स का नुकसान हुआ था, 150 स्कूल्स, 20 हॉस्पिटल्स तक डैमेज हो चुके थे। अब इनका जो साउंड था, ये जो एक्सप्लोजन था, इसका साउंड इतना ज़्यादा था कि 200 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता था। तो यहाँ पर सिट्रस जो आइलैंड है वहाँ तक इस ब्लास्ट की आवाज़ जो है वो सुनाई दी, उसके इफेक्ट सुनाई दिए। उसी के साथ साथ सिस्मिक वेव्स इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी 3.3 रिक्टर स्केल से जो एक साउंड सुनाई देता है, एक अर्थ शेक होता है, वो भी लोगों ने वहाँ पर महसूस किया था। मतलब इस तरीके का एक्सप्लोजन था जिसका इतना बुरा इम्पैक्ट था। Then we have volcanoes. We all know what are volcanoes. So volcanoes are vents that allow lava, rock fragments and gases to escape from layers beneath the earth's surface. यानी अर्थ के surface से जो भी है, लावा है, rock fragments है, gases है, वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं। It is a rupture in the crust of a planetary mass object such as Earth that allows hot lava, volcanic ash and gases to escape from a magma chamber below the surface. तो अर्थ के चेंबर में जो भी गैसेस है, लावा है, उसको रिलीज होने का मौका वोल्केनो की तरफ से मिलता है। Earth's volcanoes occur because its crust is broken into 17 major rigid tectonic plates that float on a hotter, softer layer in its mantle. तो अर्थ का जो मेंटल है, जो हमने हमारे ईवीएस के लेक्चर में देखा था कि मेंटल क्या होता है, अर्थ का जो मेंटल है जब क्या होता है, उसका सॉफ्टर लेयर जो मेंटल का है और फ्लोट होता है उसका एक हॉटर लेयर टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, तो वहाँ पर हमको जो है वोल्केनिक इरप्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है। So that is what we mean by volcanoes. Next we have is health related disasters. So basically India has witnessed several health related disasters. For instance, India declared in March 2020 COVID-19 a notified disaster. As of June 10, 2021, over 29 million people were infected with COVID-19 and over 3.6 lakh deaths in India. तो इंडिया की अगर हम बात करें, 2020 मार्च में डिक्लेयर किया गया था कि COVID-19 की वजह से लॉकडाउन हो चुका था। अब इसमें जो है 29 मिलियन लोग जो है वो क्या हो चुके थे, COVID-19 से अफेक्ट हो चुके थे, जिसमें से इंडिया में 3.6 लाख से ज़्यादा डेथ जो है वो रजिस्टर हुई थी, यानी इतने लोगों की डेथ जो है वो COVID-19 से हुई थी। तो इस तरीके के डिज़ास्टर्स जब आते हैं उसे हम बुलाते हैं हेल्थ रिलेटेड डिज़ास्टर्स, बिकॉज दैट वाज अ मेडिकल कंडीशन, एक वायरस जो है वो फैल गया था, तो वो हेल्थ रिलेटेड डिज़ास्टर में काउंट होगा। तो ये थे कुछ हमारे टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स जो हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ास्टर्स। द वेरी फर्स्ट वन इज़ बॉर्डरलेस।
Certain natural disasters are not bound by borders of a nation or state. The disasters affect humans and other living beings across the globe. अब कुछ नेचुरल डिजास्टर ऐसे होते हैं, देखो ये जो डिजास्टर्स होते हैं ना, इनको थोड़ी कोई हद पता होती है कि मुझे इंडिया के अंदर ही रहना है, इंडिया के बाहर नहीं जाना है। कोई बॉर्डर थोड़ी इन डिजास्टर्स के लिए बनी है, कोई बॉर्डर नहीं बनी है। तो ऐसा होता है कि ये अगर फैलने वाले रहेंगे तो हर जगह फैल जाएंगे, आपके बॉर्डर्स के बाहर भी चले जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, फ्लड, ड्रॉट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे टेक प्लेस इन एनी कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाहे इन कंट्रीज़ में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या ना हो, फिर भी अगर अर्थक्वेक आना है तो यूएस में भी आएगा, जापान में भी आएगा। ये डेवलप्ड नेशंस है तो वहाँ पर भी आ सकता है। डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया में आता है या चाइना में आ रहा है तो डेफिनेटली डेवलप्ड नेशंस की तरफ भी जाता है। At times, a single disaster may affect several countries at a time. तो एक सिंगल डिजास्टर कई सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि सुनामी जो आई थी 26 दिसंबर 2004 में, इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और दूसरी कंट्रीज़ में भी देखने मिला था। तो इस तरीके से कोई एक डिज़ास्टर है तो उसकी कोई सीमा या रेखा नहीं होती है, वो क्या करती है, वो हर जगह पहुँच जाती है। जहाँ तक उसकी पहुँच होगी वो वहाँ तक पहुँच कर ही रहेगी। देन वी हैव लॉस। सर्टन डिजास्टर्स रिजल्ट इन डेथ ऑफ सेवरल पीपल। अब डेफिनेटली जब डिजास्टर होता है तो उसमें कई लोगों की जान भी जाती है, कई चीज़ों का नुकसान भी होता है। जैसे कि गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, उसके अंदर 20,000 लोगों की डेथ हुई थी। ओडिशा के साइक्लोन में जो कि 1999 में आया था, उसमें 10,000 पीपल की डेथ रजिस्टर की गई थी। सुनामी डिजास्टर जो आया था 2004 में, कम से कम 2.3 लाख पीपल अक्रॉस 14 कंट्रीज़ जो है उनकी जान गई है। जैसे कि बांग्लादेश हो गया, बर्मा, इंडिया, इंडोनेशिया, केनिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, सीशेल, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड। तो एटलीस्ट ये जो 14 कंट्रीज़ हैं ना, इन 14 कंट्रीज़ में अराउंड 2.3 लाख लोगों की जान गई है। अपार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, द डिजास्टर रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड अदर वैल्यूएबल एसेट्स। अब सिर्फ इंसान की जान तो गई ही है, उसका तो नुकसान हुआ ही है, उसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक है, जो कैटल्स हैं हमारे, उसका भी नुकसान होता है। उसके साथ साथ घर, ऑफिस, फैक्ट्रीज और जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स आपके पास होते हैं, इन सारी चीज़ों का भी नुकसान होता है। The third characteristic says it is an unusual event. Disasters by their nature are distinct from emergencies because they do not happen all the time. Unusual but not अनएक्सपेक्टेड। डिजास्टर्स जो है अनयूजुअल इवेंट है, डेफिनेटली फ़ोन करके बता कर तो हमको आने नहीं वाला है अर्थक्वेक होगा या फ्लड होगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी है, लेकिन ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है जो कि एक्सपेक्ट किया गया है कि कभी ना कभी तो आएगा, अगर नेचुरल कंडीशंस हमारी नहीं सुधारी गई तो। देन वी हैव कम्युनिकेशन फेलियर। दिस इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेपरेट एन इमरजेंसी एंड अ डिजास्टर। इमरजेंसी और डिजास्टर को सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन का पॉइंट जो देता है वो है कम्युनिकेशन फेलियर। Problem is that there are different ways that communication fails. Communication failure may be due to frequency overuse. अब communication क्यों fail होता है? Frequency overuse, listening to dozens of firemen calling Mayday, Mayday, Mayday all at once during 9/11/2001. Twin Towers का blast हुआ था USA में, clearly illustrates that nobody's Mayday was being understood. Very little information aside from Mayday got over the radios. तो हर कोई सिर्फ मे डे का इस्तेमाल करते हुए चिल्ला रहा था, हर जगह से कॉल आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली कौन क्या बोलना चाहता है वो क्लियर बिल्कुल भी मैसेज नहीं था। बैटरी फेलियर, बैटरीज गेट यूज्ड अप एट एन इनक्रेडिबली फास्ट रेट ड्यूरिंग डिजास्टर्स। तो डिजास्टर्स के टाइम पे बैटरी जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली फ़ोन लगा रहे होते हैं, लाइट्स चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तो यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन ऑफ चार्जिंग योर फोन्स और व्हाटएवर communication things that you have at your place. Incorrect information, passing of incorrect or partially correct information, misunderstanding the information presented or not acting properly upon it. या तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन को सही से हम नहीं समझ पाए। अब इन्फॉर्मेशन सही से नहीं समझ में आएगा तो एक्शन भी सही से नहीं लिया जा सकता है। Then it says the extent is uncertain. With unusual events occurring compounded by communication failure, it is no surprise that disasters invariably result in nobody knowing the full extent of how bad things are. अब जब डिजास्टर ऑलरेडी ऑन गोइंग है, हमको नहीं पता कि किस हद तक हमारा नुकसान उस वक्त हो रहा है। द वर्स्ट हिट एरियाज आर द लास्ट टू बी रिस्पॉन्डेड टू। जो सबसे ज़्यादा एरियाज अफेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन का हर एक ज़रिया जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ पर ये डिज़ास्टर की वजह से कोई एक एरिया अफेक्ट हुआ है।
एरिया स्लाइटली अफेक्टेड स्क्रीम द लाउडेस्ट बिकॉज दे स्टिल हैव फोन्स वर्किंग और ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो एरिया जहाँ पर थोड़ा कम नुकसान हुआ है ना, ये लोग सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि इनके पास अभी भी कम्युनिकेशन के व्हाट डू वी कॉल कम्युनिकेशन के टूल्स अभी भी अवेलेबल है। लेकिन जो एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद हो चुका है, तो दे आर नॉट एबल टू इन्फॉर्म एनीवन। तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट एरियाज़ को हम सबसे बाद में रिस्पॉन्ड करते हैं, और सबसे कम हिट एरियाज़ को सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया जाता है, बिकॉज दे स्क्रीम अलॉट। Worst hit areas lose all forms of communication and are simply forgotten due to the noise from elsewhere। अब क्योंकि एक छोटे मोटे एरिया से कॉल आ रहा है, वो लोग ऑलरेडी परेशान है, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये जो वर्स्ट हिट एरियाज है हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। Also, the aftermaths are unpredictable. For instance, on 6th Feb 2023, an earthquake of 7.8 magnitude on Richter scale hit the south and central part of Turkey and north and west part of Syria. तो 6 Feb 2023 में earthquake आया था, कहाँ पर आया था ये? साउथ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ टर्की में आया था और सीरिया के नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट में आया था। तो 24 घंटों से भी कम टाइम में क्या हुआ, दूसरा अर्थक्वेक आया 7.7 मैग्नीट्यूड के रिक्टर स्केल पर। It had a widespread damage with casualties of 59,259 deaths, 1,21,704 injured and 297 missing. So that is the impact of earthquake. Next we have is lack of information. Basically, due to widespread scope of a disaster, everything is affected. अब हमको अच्छे से पता है क्योंकि disaster आया है किसी तरीके का, तो हर एक चीज़ क्या होती है, उससे affect होती है। There is a tremendous need to find out what roads are out and what roads are intact. ज़रूरी है ये जानना कि कौन से रास्ते हमारे लिए खुले हैं, कौन से रास्तों से जाना सही रहेगा लोगों की मदद करने के लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी है नहीं है, हम हॉस्पिटल्स तक पहुंच पाएंगे। उसी के साथ साथ विच वंस कैन ईजीली बी रिपेयर्ड, वेयर दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड एवैक्यूईज आर टू बी फाउंड, एंड व्हाट बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट फॉर रिकवरी यूज और हैव बीन डिस्ट्रॉयड। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ कितने रिपोर्ट हुए हैं, हम कितने लोगों को निकाल सकते हैं मदद के लिए उन तक पहुँच कर, उनको मदद के लिए हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर कितने लोगों को बाहर निकाल सकते हैं जो कि मुसीबत में फंसे हुए हैं। कौन सी मुसीबत, हम ये डिजास्टर की बात कर रहे हैं। ओके, तो और उसी के साथ साथ हम देखेंगे व्हाट बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट फॉर रिकवरी यूज और हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ऐसी कोई बिल्डिंग्स बची है जहाँ पर हम लोगों को फिलहाल रहने के लिए, सर पे छत देने के लिए वहाँ पर हम लोगों को रख सके, या फिर पूरी तरीके से कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन हमारे पास हर जगह की इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाती है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा लॉस हो जाता है। Next we have is misinformation. It is very easy for information to be misconstrued and rumors to be stated as facts when dealing with a disaster. Disaster होता है, कई बार ऐसा होता है misinformation, यानी कि आपको misleading information कई सारी देखने मिलती है। When massive amounts of information are required, it is easy for wrong information to slip in. जब हमको huge amount of data चाहिए होता है तो आसानी से जो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंच जाती है। डिजास्टर्स आर फुल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो जब भी डिजास्टर होते हैं तो हमेशा ये याद रखना कि वहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमको ज़्यादा दी जाती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम मिलती है हमको। यानी कि जब डिजास्टर आ गया है, जब हेल्प करने के लिए हम लोगों तक पहुँचना चाहते हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे भी आप तक पहुँच सकती है। तो ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करते हो, देखो कि वो कितनी सही है और कितनी गलत है। Then we have emergency services are affected. Fire halls are destroyed by tornadoes. City halls are flooded out when the fire truck is crushed and the water mains are broken. The arrival of the firefighters has no effect on the disaster and the situation continues to deteriorate. कितनी भी मदद करने के लिए कहाँ से भी दुनिया भर के कोने से लोग आ जाए, लेकिन जब कोई डिज़ास्टर आता है तो इतना आसान नहीं होता है उस डिज़ास्टर को रोकना और उस डिज़ास्टर को कंट्रोल में लेकर आना। तो बहुत सारी जानें जाती है, बहुत जान का और बहुत माल का नुकसान इसमें हमको देखने मिलता है। हॉस्पिटल्स जो है वो भी अफेक्ट होते हैं डिजास्टर्स की वजह से। उसी के साथ साथ द डिजास्टर डैमेजेस द बिल्डिंग्स इटसेल्फ, द कंटेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स आर डिस्टर्बटेड, फ्यू हॉस्पिटल्स आर अर्थक्वेक प्रूफ्ड और स्टाफ इज अनेबल टू गेट टू और फ्रॉम हॉस्पिटल। द हॉस्पिटल्स आर द फर्स्ट टू फील द इफेक्ट्स। तो हॉस्पिटल जो होते हैं सबसे पहले वहीं पर इफेक्ट जो है वो पता चलता है। अब कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो अर्थक्वेक प्रूफ भी होते हैं, तो जहाँ पर जाकर लोग जो है वो बच सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में लाखों के लोगों को आप एक हॉस्पिटल में तो नहीं रख सकते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो जो थोड़ा सा हमारा डिमांड एंड सप्लाई है वो भी आ जाता है। यहाँ पर अभी सप्लाई जो है वो हमारे पास कम रह गया, लेकिन डिमांड बहुत है हॉस्पिटल्स की। सिचुएशन में गेट बेटर और वर्स, सिचुएशन या तो इम्प्रूव होना शुरू हो सकती है या तो और ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी।
Disasters never stay exactly the same. This means the response to environment will constantly be changing, and the situation an hour ago may be completely different from the latest one. Situation may deteriorate for the worst, or it may be improved for the better. अच्छा, अब डिज़ास्टर जो है, जो 1 घंटे बाद सिचुएशन होगी वो हम बता नहीं सकते कि इसके बाद तूफान और ज़्यादा आने वाला है, सुनामी और ज़्यादा आने वाली है, बाढ़ और ज़्यादा आने वाली है, या फिर सिचुएशन कंट्रोल में आने वाली है। तो दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। जो फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है, हम फ़िलहाल उस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चलते हैं। बाद में 1 घंटे बाद क्या होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। या तो डिज़ास्टर पूरी तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करके जाएगा, या तो फिर धीरे धीरे सिचुएशन अंडर कंट्रोल आना शुरू हो सकती है। The last characteristic that we have is recovery may take longer. Things may last much longer than one expects. There is a tendency for everyone to think that after an earthquake or a hurricane or any disaster, that things will be back to normal in a week or two. Months later, as society continues to struggle with rebuilding, they realize that the recovery may take months or even years. तो रिकवरी जब होती है इस डिज़ास्टर से, तो लोगों को कई सारा वक्त लग जाता है इस डिज़ास्टर से रिकवर होने में। यहाँ तक कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है उसको वक्त लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इकोनॉमी का भी, लोगों का भी, उनकी लाइफ का भी, उनकी प्रॉपर्टी का, उनके एसेट्स का, जिसकी वजह से या तो कुछ हफ्ते लग सकते हैं, या तो कुछ महीने गुजर सकते हैं, या कुछ साल गुजर सकते हैं पूरी तरीके से रिकवर करने इस डिज़ास्टर से। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे डिज़ास्टर्स के, जो आज के इस लेक्चर में हमने देखे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में इम्पैक्ट और इफेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर्स, जिसका फिजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है लोगों के ऊपर किस तरीके से होता है। तो क्योंकि ये आंसर थोड़ा सा डिटेल में है, इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।